So today we are going to study our first chapter of 10th chemistry and that is a chemical reaction and equation। जी हाँ, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेकिन इसके पहले कि हम लोग क्लास 10th जो है उसकी स्टडी करें, यहां पर ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यदि आप कोई वेब सीरीज देखते हैं या यदि कोई टीवी पर सीरियल देखते हैं या कोई ऐसा कोई सीरियल या कोई ऐसा ब्लॉग देखते हैं जिसमें क्या है, जिसमें कि सीरीज हो, सीक्वेंस हो, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग नेक्स्ट एपिसोड पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एपिसोड पर आगे बढ़ने के पहले वहां पर कुछ सेकंड का रिकैप होता है। जी हां, और ये रिकैप क्यों होता है? यह रिकैप इसीलिए होता है ताकि आप ने जो पिछले एपिसोड में देखा है उसको क्या किया जा सके, उसको रिवाइज कराया जा सके। और कुछ ऐसा ही जो रिकैप है यहां पर मैं भी आपको कराने वाला हूं, या कुछ ऐसा ही रिकैप जो है वो मैं यहां पर आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन यहां पर आपके मन में यही सवाल होगा कि सर यहां पर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं यहां पे सीरियल या वेब सीरीज की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 9th है, क्लास 9th का जो केमिस्ट्री है दैट इज आवर first episode. Now we are here studying the second episode, but before studying the second episode we must recap something जो कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा। तो क्लास 9th में जो हमने पढ़ा उसको बहुत ही शॉर्ट में हम लोग यहां पर समझे, तभी हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है इसे हम लोग क्या कर सकेंगे, इसे हम लोग समझ सकेंगे। तो यहां पर यदि हम देखें तो क्लास जो 9th था, क्लास 9th में हम लोगों ने साइंस पढ़ा और इस साइंस का जो सबसे पहला जो चैप्टर था वो क्या था? वो था मैटर, है ना, द मैटर इन आवर सराउंडिंग। जी हां, तो यहां पर यदि हम देखें तो मैटर क्या है, व्हाट इज अ मैटर, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, anything that occupies space and have mass, ऐसी कोई भी चीज जो भी हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं, यदि वो क्या करती है, इफ इट ऑक्यूपाइज स्पेस, यदि वह जगह घेरती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यदि वह जगह घेरती है, अर्थात या यदि हम कहें कि उसका क्या हो, उसका वॉल्यूम हो। जी हां, यदि वह वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, यदि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है, या जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में, लेमैन की लैंग्वेज में हम लोग वेट क्या कहते हैं, उसे कॉमन या लेमन की लैंग्वेज में वेट कहते हैं, है ना। तो यदि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे सराउंडिंग में है, एंड इफ इट occupies space and have mass, we call it a matter, है ना। तो ये जो डेफिनेशन है हम लोगों ने क्लास 9th में देखी थी, और वहां पर हमने यह भी समझा था कि जो मैटर है, जी हां, जो मैटर है, मैटर की क्या खास बात होती है कि यदि हम मैटर के कैरेक्टर्स की बात करें तो हमने देखा है कि जो मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है, और साथ में जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स होती है। जी हां, मैटर इज फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट। 9th में ऑल्दो हम लोगों ने टोटल 5 स्टेट्स पढ़ा, वो जो 2 स्टेट्स थी जिसमें था बीसी और प्लाज्मा, दोज आर स्पेसिफिक स्टेट ऑफ या स्पेशल स्टेट ऑफ एनी मैटर। और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी? यहां पर कॉमन कंडीशन यानी रूम टेम्परेचर और नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर यदि हम बात करें तो जो मैटर है दैट हैज अ 3 स्टेट्स। और आप भी मेरे साथ में रिवाइज कीजिए, ये कौन कौन सी 3 स्टेट्स है? हम जानते हैं कि कोई भी मैटर जो है वह सॉलिड, लिक्विड और किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में रहती है। जी हां, हमारे चारों तरफ यदि जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब मैटर है। और यदि मैं आपको उसे क्लासिफाई करने के लिए कहूं कि आप उसे क्लासिफाई करें, तो जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा? वो होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं उसको यदि आप क्लासिफाई करें तो यू विल फाइंड दैट द फ्यू थिंग्स ऑफ देम आर इन अ सॉलिड स्टेट,
few are in a liquid and very little are in a what गैसेस स्टेट। तो इस तरीके से जो है मैटर की 3 स्टेट्स होती है। फिर हमने ये भी पढ़ा था क्लास 9th में कि जो मैटर है वो नेचर में 2 स्टेट में पाया जाता है, और वो कौन कौन सी 2 स्टेट्स है जिसे हम कहते हैं, वी कॉल इट अ प्योर फॉर्म। What we call it a pure form, हम उसे प्योर फॉर्म कहते हैं। और जो प्योर नहीं होता है उसे हम लोगों ने क्या कहा था, उसे हम लोगों ने मिक्सचर कहा था, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर जो था क्लास 9th का, उसमें हमने पढ़ा था कि मैटर इज प्रेजेंट इन 2 फॉर्म, आइदर इन अ प्योर फॉर्म और इन अ मिक्सचर। और हमने वहां पर यह भी पढ़ा था कि elements and compounds are pure form of any matter, है ना। कि जो elements and compounds are what, these are a pure form of matter। इसके बाद में हमने पढ़ा था मिक्सचर, है ना, कि जो प्योर नहीं है अल्टीमेटली वो क्या है, those are mixture। और मिक्सचर क्या होते हैं, these are the substances composed of 2 or more different substances। ऐसे substances जो क्या हो, जो कि 2 या मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट या डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग मिक्सचर कहते हैं। और फिर मिक्सचर में हम लोगों ने वहां पर अगेन हमने समझा था कि जो मिक्सचर फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस मिक्सचर, we call it a homogeneous mixture and we call it a heterogeneous mixture। तो इस तरीके से वहां पर हम लोगों ने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है इसकी डेफिनेशन को भी समझा था। और होमोजीनियस जो मिक्सचर था इसका बेस्ट जो एग्जांपल है वह क्या है, आई होप यू रिमेंबर दिस, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ homogeneous mixture, and we also know that the solution is composed of what, solution is made up of what, solute and solvent। जी हां, जो सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो ऐसे मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को हम लोग नेकेड आई से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के जो एग्जांपल्स थे वो एग्जांपल्स क्या क्या थे, वो एग्जांपल थे कोलाइड्स, सर्टेनली कोलाइड्स आर व्हाट, these are the heterogeneous mixture, then suspensions, and the next is what, the next is a emulsion। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 9th में जो है हम लोगों ने मैटर, उसकी डेफिनेशन, टाइप ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, देन प्योर एंड मिक्सचर फॉर्म ऑफ मैटर का स्टडी हम लोगों ने क्लास 9th में किया था। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट जो चैप्टर थे, वो जो नेक्स्ट चैप्टर थे, वो नेक्स्ट चैप्टर में हमने समझा था, क्या समझा था, चैप्टर नंबर 3rd और 4th में हमने समझा था कि जो भी मैटर है, ईच एंड एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड व्हाट, those small particles are called what, we call it atoms। Certainly each and every matter is made up of small particles and these small particles are called atom। क्लास 9th में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 और 4th में जो एटम है, एटम के स्ट्रक्चर जो है, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम लोगों ने स्टडी की थी। और एटम की जो स्टडी हमने की थी उससे हमें कुछ पॉइंट्स या कुछ टर्म्स हमारे सामने आए थे, जिसमें से पहला जो टर्म है वह है एटॉमिक नंबर। द फर्स्ट टर्म इज व्हाट, वी कॉल इट अ एटॉमिक नंबर। तो यहां पर कैन यू रिवाइज और कैन यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द एटॉमिक नंबर। आप जो है इस डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करें, इस डेफिनेशन को आप जो है रिमेंबर करने की कोशिश करें। व्हाट इज अ एटॉमिक नंबर, रिवाइज कीजिए मन में।
तो यदि आप एटॉमिक नंबर को रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा क्या है एटॉमिक नंबर, द टोटल नंबर ऑफ, सर्टेनली द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन any atom, certainly. Okay, so we know that the, पहले ये माना जाता था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, बट बाद में हमें पता चला, जो कि क्लास 9th में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़ा, कि एटम्स आर फर्दर डिविजिबल एंड इट इज मेड अप ऑफ सम particles and we call those particles subatomic particles, and electron, proton, neutron are few important सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो वहां पर एटॉमिक नंबर क्या है, द टोटल नंबर, सर्टेनली द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम इज कॉल्ड व्हाट, वी कॉल इट अ एटॉमिक नंबर, है ना। तो यहां पर ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, और ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से अलग होता है। व्हाई, क्यों, क्योंकि each and every element has different, certainly different number of electrons, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट होने के कारण, या इन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अलग अलग होने के कारण ही जो है जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स जो है, चाहे वह फिजिकल कैरेक्टर्स हो चाहे वह केमिकल प्रॉपर्टीज हो, क्या है, वैरी करती है, उनमें डिफरेंस है या वह अलग अलग है। तो इस तरीके से क्लास 9th में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, और यहीं से, जी हां, यहीं से हमें पता चलता है कि ईच एलिमेंट, सर्टेनली, है ना, ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ईच एलिमेंट एक्सेप्ट फ्यू, है ना, क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो ईच एलिमेंट एक्सेप्ट फ्यू क्या करते हैं, दे ट्राई टू गेट इनर्ट स्टेट, है ना। जितने भी एलिमेंट है एक्सेप्ट फ्यू, दे ट्राई टू अटेन इनर्ट स्टेट, दे ट्राई टू गेट, दे ट्राई टू अटेन इनर्ट स्टेट। और इनर्ट स्टेट क्या है, बहुत ही कॉमनली यदि हम लोग इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई एलिमेंट, है ना, क्लास 9th के बेसिस पर हम कहें तो, यदि कोई एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यदि किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है ना, एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि वह 8 इलेक्ट्रॉन, यदि वह 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेता है, यदि कोई एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, यदि अचीव कर लेता है, तो that element is supposed to be a inert state, in a inert state, है ना। फिर से एक बार, for example, we take an example of the carbon, then the symbol of carbon is C, the atomic number of carbon is 6, and the atomic mass number of carbon is the 12, and we have learned to write the electronic configuration in a class 9th also, है ना। तो इस तरीके से जो है कार्बन, जो है कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हाट कार्बन टेंड्स टू, कार्बन यह कोशिश करता है कि एनी हाउ इस 4 की जगह पर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए एनी हाउ। नॉट ओनली कार्बन, इवन ऑक्सीजन, इवन नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स, इन सब की यही कोशिश होती है कि वह आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो यह 8 इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि एज पर थ्योरी यह मानते हैं कि इफ एनी एलिमेंट्स अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इट गेन्स और इट attains the inert state like helium, okay, like neon, argon, then xenon, है ना, like these elements, है ना। तो इस तरीके से हर एलिमेंट की यही कोशिश होती है कि वह अपने लास्ट ऑर्बिट में, जी हां, वह अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करना चाहता है। और
इन इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए ही वह क्या करता है, वह अपने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करेगा, वह अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, these kind of act mean the exchange of electron or sharing of electron always takes place in a chemical change। जी हां, जितने भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज या शेयरिंग होती है वह सब किस प्रोसेस में होती है, वह सब उस स्टेज में होती है, यह सब उस प्रोसेस में होती है जहां पर क्या हो रहा हो, जहां पर केमिकल चेंज हो रहा हो। और यही से क्लास 10th जो है, क्लास 10th की केमिस्ट्री चालू होती है। फिर से एक बार कि ईच एंड एवरी एटम वांट्स टू अटेन द स्टेट ऑफ इनर्ट गैस और इनर्ट एलिमेंट्स। ओके, इनके लिए इन्हें क्या करना है, इसके लिए इन्हें अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट करना है। मीन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है उसे क्या करना है, उसे अचीव करना है। तो इन इलेक्ट्रॉन के नंबर को अचीव करने के लिए आइदर दे एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, फ्यू डोनेट्स फ्यू गेन्स, और शेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से एक्सचेंज एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ केमिकल चेंज। और इसी केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को हमें क्लास 10th में पढ़ना है। तो होप सो यहां पर जो मेरी कोशिश थी कि इन ब्रीफ, जी हां, इन ब्रीफ में क्लास 9th में जो हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है उसको मैं क्या कर दूं, उसे मैं रिवाइज करा दूं, उसका रिकैप करा दूं, जस्ट लाइक अ वेब सीरीज वी जनरली वॉच, है ना। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी स्टडी आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री एंड दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो कैन यू रीड दीज स्लाइड और दीज स्टेटमेंट्स। तो यहां पर ये जो स्लाइड है, स्लाइड में कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इन एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन डेली लाइफ, है ना। द फर्स्ट, मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड इन्वायरमेंट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। C, grapes are fermented. D, food is cooked. E, digestion of food in our body. तो सबसे पहले ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम लोग प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि यहां पर इन स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है या इन स्टेटमेंट्स में क्या चेंज आ रहा है या हमें क्या इससे इन्फर करना है। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें कि मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, तो यहां पर एक बात मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि यदि हम आज की बात करें, आज मीन द एट प्रेजेंट सिनारियो यदि हम लोग बात करें तो लगभग हर घर में फ्रिज है ना, लगभग सारी फैमिलीज में फ्रिज है। तो जो भी मिल्क है उस मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में बॉईल करते हैं, बॉईल करके जब वो कूल डाउन होता है उसके बाद में हम उसे फ्रिज के अंदर रख देते हैं। हम उसे फ्रिज के अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमने उसे फ्रिज के अंदर नहीं रखा, उस मिल्क को गर्मी के दिनों में ऐसे ही बाहर यदि हमने छोड़ दिया तो हम जानते हैं कि वह दूध क्या है, वह दूध खराब होना चालू हो जाएगा, है ना। हम कहते भी है कि ये दूध जो है उसे फ्रिज में रख दो नहीं तो वह खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमें यह समझना है कि दूध को यदि हमने गर्मी में बाहर छोड़ दिया, यदि हम उसे फ्रिज में रखना भूल गए या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही यदि छोड़ दिया तो क्या होगा। हम कहते हैं कि जो मिल्क है, मिल्क क्या हो गया, मिल्क सॉर हो गया या मिल्क खराब हो गया, या साधारण भाषा में हम कहते हैं दूध फट गया। तो एक्चुअली दूध का फटना क्या है इसको हम लोग समझते हैं। पहले हम जानते हैं कि जो मिल्क है
है ना। यह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है आपके लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वह किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या यह भी पॉसिबल है कि 10th के बेसिस पर आप NTSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं NTSC एग्जाम में इस तरीके के थोड़े से लॉजिकल या थोड़े से इन डेप्थ वाले जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछ ले जाते हैं। तो द फर्स्ट केस इज अ मिल्क। व्हाट इज अ मिल्क? तो डू रिमेंबर, technically milk is an emulsion. Do remember, milk is an emulsion. यह की पॉइंट जो है आप जो है इसे याद भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। डू रिमेंबर, मिल्क इज व्हाट? मिल्क इज अ इमल्शन। एंड व्हाट इज इमल्शन? इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, है ना। डू रिमेंबर, दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस। ओके, मिल्क is an emulsion and it is a mixture of oil and water. Apart from oil and water, milk contains milk sugar. Do remember, है ना, मिल्क में मिल्क शुगर होती है, इसीलिए यदि आप मिल्क में शुगर न भी डालें और उसे आप थोड़ा सा यदि टेस्ट करें तो वो स्लाइटली मीठा लगता है। डू रिमेंबर, मिल्क कंटेन्स शुगर, वी कॉल इट अ मिल्क शुगर। And the name of this milk sugar we call it a lactose, है ना। Do remember, okay? जो दूध में जो हल्का सा स्वीटनेस होती है, नेचुरल जो स्वीटनेस होती है विदाउट एडिंग शुगर, जो उसमें स्लाइटली जो स्वीटनेस होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द शुगर, वी कॉल इट अ मिल्क शुगर एंड द नेम ऑफ मिल्क शुगर इज ए लैक्टोज, है ना। तो ये जो लैक्टोज जो है ये आपको याद रखना है, बिकॉज कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है यह पूछा जाता है। तो व्हाट हैपेंस कि जब हम लोग मिल्क को रूम टेम्परेचर पर, एंड व्हाट इज अ रूम टेम्परेचर? डू रिमेंबर, द रूम टेम्परेचर इज अ 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। In general, room temperature is considered to be 25 डिग्री सेल्सियस। और ये जो रूम टेम्परेचर होता है, ये रूम टेम्परेचर सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए भी। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम जानते हैं पूरे इन्वायरमेंट में चारों तरफ ये यहां पर जहां पर मैं अभी पढ़ा रहा हूं यहां पर भी एयर है, और इन एयर में भी आपको स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। ऑल्दो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल फॉर मी, बट इट मे बी हार्मफुल फॉर फूड। ओके, तो इस तरीके से यदि हमने दूध को बाहर ही छोड़ दिया तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होंगे? वो प्रोलिफरेट होके उनमें डिवीजन होगा, वो ग्रो करेंगे, और जब वह ग्रो करते हैं तो ग्रो करने के लिए उन्हें चाहिए एनर्जी। तो वह ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उन्हें एनर्जी कहां से मिलती है? उस मिल्क में जो शुगर है, इस मिल्क में जो शुगर है लैक्टोज, इस लैक्टोज को वो एज ए एनर्जी के तौर पर क्या करते हैं? वो यूज करते हैं। और जब लैक्टोज से वो एनर्जी बनाते हैं तो साइमल्टेनियसली यह लैक्टोज को वो लैक्टिक एसिड में, सर्टेनली लैक्टिक एसिड जो है इस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही मिल्क में लैक्टिक एसिड बनना चालू होगा, लैक्टिक एसिड नाम से ही एसिड हम जानते हैं, और एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? एसिड का टेस्ट जनरली सॉर होता है। तो इस तरीके से जैसे ही वहां पर लैक्टिक एसिड बनेगा वैसे ही क्या होगा? वैसे ही वहां पर वो जो दूध है वह फटना चालू हो जाएगा। और यही कारण है कि जो दूध फट रहा होता है, यदि आप उसको टेस्ट करें या उसे स्लाइटली यदि आप उसका स्मेल ले तो आपको उसमें से हल्का सा सॉर, हल्की सी खट्टी महक आना चालू हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से व्हाट इज हैपनिंग when milk is left at a room temperature during a summer, then what happens? Milk turns into the curd. We can call it a curd or we call it a souring of the milk, है ना। What happens कि जो मिल्क है, मिल्क क्या होगा? मिल्क जो है वो सॉर होना चालू हो जाएगा। And why milk is being sour? Because milk, do remember, all these are for the competitive exam purpose only. Okay, if you want to prepare for the any competitive exam, then you must remember these points. Okay, so milk is technically emulsion. It is made up of the oil and water. Milk contain sugar, we call it a milk sugar, that is a lactose. And what happens कि lactose जो है उस लैक्टोज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूम टेम्परेचर पर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। दैट्स व्हाई इट कॉजेज द सॉरिंग ऑफ द मिल्क, है ना। तो यहां पर जो पहला पॉइंट जो हमने देखा, जो पहला पॉइंट था, उस पॉइंट से हमें क्या समझ में आया कि व्हाट इज हैपनिंग?
कि यहां पर यदि हमने रूम टेम्परेचर पर मिल्क को छोड़ दिया तो क्या होगा, जो मिल्क है मिल्क क्या होना चालू हो जाएगा, मिल्क सौर होना चालू हो जाएगा, या जिसे साधारण भाषा में हम लोग दूध का फटना कहते हैं। नाउ वी कंसिडर द सेकेंड पॉइंट। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, द आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ओके, तो यहां पर आयरन की यदि हम लोग बात करें, सो डू रिमेंबर जो आयरन है दैट इज व्हाट, जो आयरन है वो क्या है, आयरन का सिंबल Fe होता है। डू रिमेंबर द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। द सिंबल ऑफ आयरन इज व्हाट, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe, है ना, ये आपको याद रखना है। आयरन इज एन एलिमेंट, आयरन इज व्हाट, आयरन इज एन एलिमेंट, ओके, व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। यहां पे दो टर्म है, ह्यूमिड मीन वाटर, डू रिमेंबर, है ना, जहां पर भी ह्यूमिड टर्म आता है, ह्यूमिड का मतलब क्या होगा, ह्यूमिड का मतलब होगा वाटर या मॉइस्चर, और एटमॉस्फेयर है तो सर्टेनली वहां पर ऑक्सीजन भी होगी। तो हमने क्या देखा कि अक्सर हमारे घरों में, है ना, या बैकयार्ड में यदि आप देखें तो जो हमारे फेंसिंग होती है उसमें जो गेट होते हैं वो जनरली लोहे के होते हैं। यदि उन लोहे के गेट पर पैंट नहीं है तो बरसात में आपने देखा होगा कि जहां से पैंट उखड़ गया है वहां पर बरसात के बाद में आप देखोगे वहां पर क्या होता है, क्या ऑब्जर्व किया आपने, वहां पर जंग लगना, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होना चालू हो जाएगा, वहां पर रस्टिंग होना चालू हो जाती है ना। तो क्या होगा कि यदि आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, तो क्या होता है, आयरन को जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाता है तब क्या होता है, यहां पर रस्ट फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। यहां पे क्या होता है, यहां पर रस्ट फॉर्म होना चालू हो जाता है, और रस्ट फॉर्म जब भी होगा, डू रिमेंबर कि यहां पर रस्ट फॉर्मेशन के लिए ह्यूमिड एटमॉस्फेयर चाहिए। अकेले वाटर में रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा और अकेले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। रस्ट फॉर्मेशन के लिए दोनों ही कंडीशन नेसेसरी है, एंड दैट इज व्हाट, एयर, बट विच काइंड ऑफ एयर, ह्यूमिड एयर। तो इस तरीके से यहां पर हम लिख सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट में हमने क्या ऑब्जर्व किया, कि सेकेंड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि यदि हमने आयरन को एक्सपोज किया हुआ है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, देन व्हाट वी इंफर दैट द रस्टिंग ऑफ, वी कॉल इट अ रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। यहां पर क्या होगा, आयरन पर रस्ट जमना चालू हो जाएगा। नाउ ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, है ना, आर इज हियर, है ना, द ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, है ना। तो हम जानते हैं कि जो ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स आर फ्रूट, वी नो दैट द ग्रेप्स आर द फ्रूट, और ग्रेप्स का टेस्ट कैसा होता है, ग्रेप्स का जो टेस्ट होता है, इसका टेस्ट होता है स्वीट, ओके। और ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वह स्वीट होता है, और स्वीट इज बिकॉज ऑफ द शुगर, स्वीट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, स्वीट इज बिकॉज ऑफ द शुगर। और इसमें कौन सी शुगर होती है, जनरली फ्रूट्स में, जी हां, फ्रूट्स में जनरली सुक्रोज और फ्रुक्टोज होती है ना। तो यहां पर जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स की जो स्वीटनेस है उसके लिए जो शुगर रिस्पॉन्सिबल है, दैट शुगर इज व्हाट वी कॉल इट अ सुक्रोज एंड द फ्रुक्टोज, है ना, डू रिमेंबर। तो इस तरीके से जो शुगर है, यह जो शुगर है, इसी शुगर के कारण जो है ग्रेप्स क्या है, वह स्वीट होता है। लेकिन फर्मेंटेशन की यदि हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग अंगूर या ग्रेप्स, है ना, अंगूरों को जब हम लोग मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो उन्हें अच्छे से क्लीन करने के बाद में आइदर वी कीप देम इन अ फ्रीज, हम उन्हें फ्रिज में रखते हैं ताकि वह खराब ना हो, या हमने यह भी देखा है कि
फ्रिज में रखने के बाद में जब आप बाहर उसे छोड़ देते हो या यदि आप उसे फ्रिज में रखना भूल गए तो आपने देखा होगा कि ग्रेप्स के जहां पर उसका जो पिटियोल जो है या जो जिसे साधारण भाषा में डंठल कहते हैं, वो डंठल जहां पे कनेक्टेड रहता है वहां पर आप देखोगे कि वहां पर कालापन आना चालू हो जाता है, वहां से अंगूर खराब होना चालू हो जाता है। और अंगूर का जो खराब होना है उसे हम क्या कहते हैं, अंगूर के खराब होने को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो अंगूर जो खराब हो रहा है वहां पर वह खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि यह जो शुगर है, इस शुगर का क्या हो रहा है, इस शुगर का वहां पर फर्मेंटेशन हो रहा है ना। और जब यहां पर शुगर का फर्मेंटेशन होता है तब हमें यह याद रखना है कि जब शुगर का फर्मेंटेशन होता है तो शुगर के फर्मेंटेशन में भी यहां पर लैक्टिक एसिड है ना, यहां पर लैक्टिक एसिड बनना चालू हो जाता है, यहां पर दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनना चालू हो जाते हैं। और इसी कारण से यदि हम देखें तो ऐसे यदि आपने फर्मेंटेड यदि ग्रेप्स को यदि आपने चखा होगा तो वह हल्का सा उनका जो टेस्ट है वह हल्का सा आपको खट्टा भी लगेगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन we observe that the grapes are fermented. Now the next point is food is cooked, है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह क्या है, फूड इज कुक्ड। तो हम सभी जानते हैं कि यदि हम रॉ फूड खाए, है ना, या यदि हम रॉ फूड खाए या यदि हम अनकुक्ड, है ना, यदि हम अनकुक्ड यदि फूड खाए तो इसे डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है ना। पेट हमारा जो है भारी लगेगा या हमें पेट में तकलीफ होगी, है ना। लेकिन जब हम लोग फूड को क्या करते हैं, फूड को जब हम प्रॉपरली कुक करते हैं तो कुक करने के कारण वहां पर हीट के कारण जो है कुछ ऐसे केमिकल चेंज होते हैं, जिस केमिकल चेंज के कारण इस फूड को डाइजेस्ट करना क्या होगा, इस फूड को डाइजेस्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट द डाइजेशन ऑफ द फूड इन आवर बॉडी, हम सभी जानते हैं कि जो कुछ भी हम लोग फूड खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दोज आर द स्ट्रक्चर वाइज कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट, और हमारी जो बॉडी है उन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को एज सच एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो क्या होता है, उसे छोटे छोटे एब्जॉर्ब करने लायक पार्ट में ब्रेक डाउन करना होता है, और इसी ब्रेक डाउन को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। फॉर एक एग्जांपल मैं बताता हूं, है ना। हम सबको आलू या जिसे पोटैटो कहते हैं वह पसंद है। आलू या जो पोटैटो है उसमें क्या होता है, उसमें होता है स्टार्च, उसमें क्या होता है, उसमें होता है स्टार्च। तो this starch is a very large and complex molecule and our body is not able to digest it readily, है ना। इसे एब्जॉर्ब, नॉट डाइजेस्ट, इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है हमारी बॉडी। इसीलिए हमारी बॉडी में क्या होता है, जो हमारा स्टमक है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, यहां पर डाइजेस्टिव जूस होते हैं, और ये जो डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, केमिकली इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद में इस स्टार्च से क्या बनता है, इस स्टार्च से ग्लूकोज बनता है, एंड आवर बॉडी इज एबल टू एब्जॉर्ब दिस ग्लूकोज इजीली। तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि यहां पर भी कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से यदि हम इन ऑल 5 पॉइंट्स को यदि कंसिडर करें, यदि हम इन ऑल 5 पॉइंट्स को यदि कंसिडर करें, चाहे मिल्क का सॉर होना, द सॉरिंग ऑफ द मिल्क, मिल्क का सॉर होना, चाहे रस्टिंग ऑफ आयरन, चाहे रस्टिंग ऑफ आयरन हो, चाहे क्या हो, द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप हो, चाहे फूड का प्रॉपरली कुक होना हो, चाहे डाइजेशन ऑफ द फूड इन आवर बॉडी, इन सबको यदि हम लोग बहुत ही कंसाइज फॉर्म में या इसे ब्रीफली यदि हम लोग इसे स्टेट करें तो देन वी कॉल ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर केमिकल चेंज। सर्टेनली ये सब क्या है, ये सारे के सारे जितनी भी प्रोसेसेस है, ये सारे चेंज क्या है, ऑल दीज आर केमिकल चेंज। सो डू रिमेंबर, नेचर में यदि हम बात करते हैं तो ओनली चेंज इज परमानेंट, है ना। ये बहुत ही फेमस जो है वो स्टेटमेंट कहा जाता है ना, कि नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट,
है ना, कि नेचर में चेंज लगातार हो रहा है। अब यह जो चेंज है साइंस में, उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या 2 टाइप से हम लोग चेंज की स्टडी करते हैं। द वन चेंज वी कॉल इट अ फिजिकल चेंज एंड द अनदर चेंज वी कॉल इट अ केमिकल चेंज। तो अल्टीमेटली यहां पर जो ऑल 5 पॉइंट्स थे, ये सारे के सारे 5 पॉइंट्स जो है, ये किस चीज के बारे में मतलब इंडिकेशन दे रहे हैं? ऑल दीज पॉइंट्स इंडिकेट्स अबाउट द केमिकल चेंज। नाउ वी सी मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट, है ना। मैग्नीशियम, डू रिमेंबर, इट इज एन एलिमेंट, टेक्निकली it is a metal. The symbol of magnesium is Mg and its atomic number is 12. तो ये जो चीजें मैंने अभी थोड़ी सी आपको बताई है, these are for competitive purpose or to learn something extra. तो डू रिमेंबर कि मैग्नीशियम जो है वो एक एलिमेंट है, दैट इज अ मेटल। द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। तो नेचर में जनरली मैग्नीशियम जो है कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, बट जब हम उसे प्यूरिफाई करते हैं तो प्यूरिफाई करने के बाद में जो मैग्नीशियम है जनरली वह लेबोरेटरी में, यदि आप अपने स्कूल के लैब में यदि देखें, या किसी जो केमिकल सप्लायर है, जो स्कूल्स या इंस्टीट्यूट को जो केमिकल सप्लाई करते हैं, उनके पास में यदि आप मैग्नीशियम को यदि आप मांगेंगे, तो जो मैग्नीशियम है जनरली इस तरीके से क्या होता है, रोल के फॉर्म में या रिबन के फॉर्म में मैग्नीशियम जनरली अवेलेबल होता है। ये जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को यदि आप यूज करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है? पहला, इस एक्सपेरिमेंट को हमेशा आपको अंडर टीचर्स सुपरविजन ही करना है ना। डू रिमेंबर कि हमें क्या करना है, हमें इस एक्सपेरिमेंट को टीचर्स के सुपरविजन में ही करना है। तो वी आर हैविंग अ मैग्नीशियम रिबन। यह जो मैग्नीशियम रिबन है, इसे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके एक पार्ट को, सपोज दिस इज अ पार्ट, इस पार्ट को आपको क्या करना है, सैंड पेपर जो है ना, जो सैंड पेपर होता है जिसे साधारण भाषा में हम लोग रेगमाल कहते हैं या एमरी पेपर भी कहते हैं, इस सैंड पेपर से थोड़ा सा आपको अच्छे से रगड़कर साफ करना है। सैंड पेपर से आपको क्या करना है, सैंड पेपर से रगड़कर इसको क्लीन करना है। देन क्लीन करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें यहां पर एक बर्नर लेना है ना, गैस बर्नर, है ना। हम एक गैस बर्नर ले सकते हैं। ये जो गैस बर्नर होते हैं जनरली दीज आर इजीली अवेलेबल इन अ साइंस लेबोरेटरी। यहां पर ये फ्लेम है, गैस बर्नर की जो फ्लेम होती है वो जो है ब्लू कलर की या ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। जब हम यहां पर इस मैग्नीशियम रिबन, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करके जब हम इसे इस फ्लेम में रखेंगे या इस फ्लेम में हम लोग बर्न करेंगे, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि थोड़े ही देर में यहां से जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन यहां पर जो है व्हाइट फ्लेम के साथ में, है ना, ऑलमोस्ट डिजलिंग व्हाइट जो फ्लेम होती है, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम के फॉर्म में यहां पर यह बर्न होना चालू होती है ना। यहां पे अचानक जो है रोशनी भी निकलेगी, यहां पे लाइट भी बहुत निकलता है, और साइमल्टेनियसली यहां से छोटा छोटा ऐसा सफेद पार्टिकल्स जो है, सफेद डस्ट पार्टिकल, मतलब पार्टिकल फॉर्म में जो डस्ट है, पार्टिकल फॉर्म में जो डस्ट है वो यहां पर ऐसा गिरना चालू हो जाएगी। तो यहां पर यदि हम लोग वॉच ग्लास इज अ मेड अप ऑफ द व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ द ग्लास। तो इस वॉच ग्लास को यदि हम यहां पे रखें तो हमें पता चलेगा कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो डस्ट पार्टिकल है इसे हम यहां पर इस वॉच ग्लास जो है, इस वॉच ग्लास में के सरफेस पे हम लोग इसे कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहां पर कि हमने क्या किया कि हमने जो मैग्नीशियम जो है, यह जो मैग्नीशियम है
है ना। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, मैग्नीशियम का हम जो सिंबल है वह Mg होता है ना। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। जब इस मैग्नीशियम को हमने फ्लेम के ऊपर बर्न किया, बर्न करना या कंबशन, बर्न करने या कंबशन के लिए जब भी हम कंबशन करते हैं, डू रिमेंबर वी रिक्वायर एयर, और एयर में भी वी रिक्वायर ऑक्सीजन, है ना। इन एब्सेंस ऑफ एयर कंबशन नहीं होता है ना। तो यदि हमें कंबशन करना है तो हमें एयर के प्रेजेंस में करना होगा, और एयर में होती है ऑक्सीजन, जो क्या करती है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन अ बर्निंग। जो ऑक्सीजन व्हाट डज इट डू, इट हेल्प्स इन अ बर्निंग। तो यहां पर जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तब क्या होता है, यहां पे डिजलिंग वाइट लाइट निकलता है, और साथ में यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो डस्ट पार्टिकल है, यह डस्ट पार्टिकल इस तरीके से जो वॉच ग्लास में है उसे हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब बर्न हो रहा है मैग्नीशियम, या जब मैग्नीशियम का कंबशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है, और केमिकल चेंज होने के कारण ही यहां पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में केमिकल रिएक्शन कर रहा है, और इस केमिकल रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट, या जिसे हम रिजल्ट कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं, वह क्या निकलेगा, वह निकलता है ये व्हाइट पाउडर। और ये जो व्हाइट पाउडर है, ये व्हाइट पाउडर किस चीज का बना होता है, यह जो व्हाइट पाउडर है जनरली यह MgO होता है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, इसका केमिकल क्या कहना चाहिए, केमिकल जो नेचर है या केमिकल फॉर्मूला जो है, वो इस व्हाइट पाउडर का क्या होता है, MgO, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम, we call it a magnesium oxide. Okay, so what is happening here कि when we burn magnesium ribbon into flame, it burns with a dazzling white flame, एंड साथ में हमें व्हाइट डस्ट जो है, व्हाइट पाउडर है, वह नीचे गिरता हुआ दिखता है। और जो व्हाइट डस्ट पार्टिकल है, यह व्हाइट डस्ट पार्टिकल क्यों बन रहे हैं, यह बन रहे हैं क्योंकि मैग्नीशियम एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, और यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहां पर जो है, डू रिमेंबर, यहां से क्वेश्चन 10th बोर्ड में अक्सर या प्री बोर्ड में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। पहला मैंने आपको बताया था कि बिफोर बर्निंग दिस मैग्नीशियम रिबन वी रब मैग्नीशियम रिबन विद द सैंड पेपर, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले, चार करने के पहले, कंबशन के पहले सैंड पेपर से क्यों क्लीन करना जरूरी है। पहला क्वेश्चन ये आता है। और दूसरा, व्हाट इज अ केमिकल नेचर ऑफ दिस व्हाइट डस्ट पाउडर, या व्हाइट जो डस्ट या जो व्हाइट जो पाउडर है, इसका केमिकल नेचर क्या है या इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि सैंड पेपर से हम क्यों इसको रब कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो मैग्नीशियम है, यदि मैग्नीशियम को हम लोग एयर में ऐसे ही ओपन रहने दे तो कुछ समय में स्लोली क्या होता है, मैग्नीशियम की सरफेस पर जो है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर जो इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो डिपॉजिट रहती है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर के कारण यह कंबशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, हमें उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो इनर्ट लेयर है, उस इनर्ट लेयर को क्या करना है, हमें रब करके, स्क्रैप करके, क्लीन करके हटाना है। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो क्या कहना चाहिए लेयर है, इनर्ट लेयर, उसे हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर जो है, सैंड पेपर से इसे रब या क्लीन करना जरूरी है ना। और सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज अ केमिकल नेचर ऑफ दिस व्हाइट पाउडर वी ऑब्टेन्ड। सो the chemical nature of this white powder is a magnesium oxide and the formula is MgO. Now we see the chemical reaction or the experiment given in book, that is a reaction between lead nitrate and potassium iodide.
तो यहां पर यदि हम लोग लेड नाइट्रेट की बात करें तो जो लेड नाइट्रेट है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है PbNO3 होल ट्वाइस, है ना। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ व्हाट? दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द लेड नाइट्रेट. नाउ व्हेन द लेड नाइट्रेट reacts with the potassium iodide, now we see the formula of the potassium iodide, Ki is a potassium iodide. लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस, और यहां पर जो पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड का जो फॉर्मूला होता है वह होता है Ki. जब यहां पर इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तब क्या होता है, यहां पर बनता है लेड आयोडाइड. यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है लेड आयोडाइड और साथ में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट. साथ में क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट. लेकिन इस रिएक्शन को यदि हम गौर से देखें तो यहां पर हमें क्या पता चलता है कि यहां पर, जी हां, यहां पर ये जो लेड आयोडाइड है, ये लेड आयोडाइड येलो कलर का, जी हां, ये जो लेड आयोडाइड है ये येलो कलर के पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है या येलो कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, और ये उस फ्लास्क के बॉटम में क्या होगा, उस फ्लास्क के बॉटम में आकर नीचे प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाएगा. तो यहां पर क्या है, वंस अगेन लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, लेड नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है इसकी जब रिएक्शन हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कराते हैं, हमने क्या किया, हमने दो सॉल्यूशन लिए, वन ऑफ द लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस होता है, पोटेशियम आयोडाइड इज ऑल्सो कलरलेस. जब दोनों का जो सॉल्यूशन था इनको जैसे ही हमने मिक्स किया तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि उस फ्लास्क में या उस बीकर में जो है येलो कलर के प्रेसिपिटेट, येलो कलर का क्लाउडी स्ट्रक्चर बनना चालू होता है, पार्टिकुलेट स्ट्रक्चर बनना चालू होता है, और ये जो बॉटम है, वो जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क के बॉटम में क्या होगा, इस फ्लास्क के बॉटम में येलो कलर के जो पार्टिकल्स है वह इस तरीके से बनना चालू होंगे और नीचे सेटल डाउन होना चालू हो जाएंगे. तो जो येलो कलर के जो पार्टिकुलेट मैटर है, दीज आर नथिंग बट द PbI2, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लेड आयोडाइड. तो यहां पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहां पे हमें दो चीजें देखने के लिए मिल रही है. पहला कि यहां पर जो है येलो कलर, यानी यहां पे कलर चेंज हुआ है, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें कलर चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है. और दूसरा यहां पर जो है प्रेसिपिटेशन भी हुआ है, यहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म भी हुआ है. ये जो पार्टिकुलेट मटेरियल है जो पहले नहीं था लेकिन रिएक्शन होने के बाद में बनना चालू हुआ और ये यहां पर इस तरीके से बॉटम में सेटल डाउन होना चालू हो जाता है, इसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. तो यहां पर जब हम लोग लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ में केमिकली रिएक्ट करता है और साथ में यहां पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, और यह जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है यह होता है लेड आयोडाइड का, और साथ में यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट भी बनता है. लेकिन यह जो लेड आयोडाइड है यह येलो कलर का पार्टिकुलेट मटेरियल है, और ये यहां पर उस फ्लास्क के बॉटम में क्या होगा, सेटल डाउन होना चालू हो जाएगा. और सेटल डाउन जो मैटर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं. तो इस तरीके से इस रिएक्शन से हमें यह पता चल रहा है कि यहां पर कलर चेंज हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, साथ में यहां पर जो है पार्टिकुलेट मैटर यानी प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है. नाउ वी सी जिंक ग्रैन्यूल एंड sulfuric acid experiment, or in place of sulfuric acid we can even take hydrochloric acid. So here zinc, जो जिंक है इसका जो सिंबल है वह Zn होता है, जिसे कॉमनली हिंदी में हम लोग जस्ता के नाम से भी जानते हैं.
और यह जो जस्ता है या जिसे हम लोग जिंक कहते हैं, इसका जो है हमारे डे टू डे लाइफ में खासकर यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ या इसका रोल है। इसका रोल या इसका यूज़ कहाँ होता है उसको हम लोग थोड़ी देर के बाद में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो जिंक है, जिंक का सिंबल Zn होता है और इसे हम लोग साधारण भाषा या जिसे हम हिंदी मतलब कॉमन मैन की लैंग्वेज की बात करें तो हम उसे जस्ता के नाम से जानते हैं। जब इस जस्ता का रिएक्शन यानी जो जस्ता है इसकी रिएक्शन या जिंक की रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, किसी एसिड से कराते हैं, तो क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हाट वे टू टेक, वे टू टेक अ फ्लास्क। हमें क्या करना है, इस तरीके से एक फ्लास्क लेना है एंड दिस फ्लास्क वी कॉल इट अ कोनिकल फ्लास्क। हम इसे कोनिकल फ्लास्क कह रहे हैं। इस कोनिकल फ्लास्क में हमें क्या करना है, हमें जो जिंक है, जिंक की डस्ट या जो जिंक के ग्रैन्यूल है यानी ग्रैनुलर फॉर्म में जो जिंक है उसे हमें इसमें लेना है। इसके बाद में केयरफुली व्हाट वे टू डू, हमें इसमें एक ग्लास रॉड इस तरीके से डालनी है और ग्लास रॉड डालने के बाद में हमें यहां पर केयरफुली, यहां पर क्या करना है, केयरफुली हमें जो एसिड है इस एसिड को इस ग्लास रॉड के सहारे, एसिड को इस ग्लास रॉड के सहारे हमें इन ग्रैन्यूल तक पहुंचाना है। ये जो एसिड है यह एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में से कोई भी हो सकता है। डू रिमेंबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह जो HCl है इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। H2SO4 जो है इसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। यहां पर याद रखिएगा यह जो दोनों जो एसिड है इन्हें हम लोग कॉमनली मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम लोग कॉमनली मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। यहां पर एक और चीज मैं बता दूं आपको, HNO3 we call it a nitric acid. This nitric acid is also called mineral acid. So hydrochloric acid, sulfuric acid and नाइट्रिक एसिड, इन तीनों को हम लोग जो है मिनरल एसिड कहते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है यह कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी है। तो यहां पर चाहे तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो है इन दोनों में से कोई भी एसिड ले सकते हैं, लेकिन यह जो एसिड हमें लेना है वह एसिड हमें लेना है डाइल्यूट एसिड। जनरली जो केमिकल सप्लायर इंस्टीट्यूट या स्कूल में जो एसिड सप्लाई करते हैं वह जो एसिड होते हैं दैट इज अ कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड बहुत ही ज्यादा हजार्डस होते हैं इफ यदि हमने उसे केयरफुली हैंडल नहीं किया तो। इसीलिए स्कूल की लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के पहले उस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमें डाइल्यूट करना होता है और डाइल्यूट करने के लिए हमें जो है डीमिनरलाइज वाटर जो है उसकी हेल्प से हमें उसे डाइल्यूट करना होता है। बट डू रिमेंबर नेवर ट्राई योरसेल्फ, है ना। आप जब भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करें तो हमेशा अपने टीचर के सुपरविजन में ही आपको उसे डाइल्यूट या हैंडल करना है। तो इस तरीके से जो एसिड है वह हमें डाइल्यूट एसिड लेना है और ये जो डाइल्यूट एसिड है दिस मे बी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और इट मे बी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर एक और इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूं कॉम्पिटिटिव हिसाब से, दिस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो है दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल। ये जो H2SO4 है वी कॉल इट अ किंग ऑफ केमिकल। ये याद रखना है आपको क्योंकि एनटीएससी या दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कई बार इस तरीके के प्रश्न जो है वह पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ किंग ऑफ केमिकल। तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पे ग्लास रॉड की हेल्प से हमने ग्लास रॉड की हेल्प से धीरे धीरे ड्रॉप वाइज चाहे तो सल्फ्यूरिक एसिड या जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसे हम लोग इस जिंक ग्रेन्यूल के कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही हम यहां पर
सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें कोई ना कोई केमिकल चेंज देखने के लिए मिलेगा। और ये केमिकल चेंज कौन सा होगा? ये जो केमिकल चेंज है, यह कौन से केमिकल चेंज हो गए? सबसे पहला कि यहां पर यदि आप इस फ्लास्क को हाथों से टच करोगे तो आपको ये जो फ्लास्क है यह छूने में हॉट या यह छूने में आपको गर्म लगेगा। और यदि यह फ्लास्क यदि आपको छूने में गर्म लग रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पर एसिड और जिंक के जो ग्रैन्यूल है उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। जब यहां पर हम जिंक की रिएक्शन जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, तब यहां पर क्या होता है, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वह जिंक के साथ में केमिकली रिएक्ट करता है और केमिकली रिएक्ट करके यहां पर जो है जिंक का सॉल्ट बनाता है जिसका नाम है जिंक सल्फेट। तो यहां पर जो हमें ऑब्टेन्ड हुआ वह क्या है, वह है जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जिंक सल्फेट। और साथ में यहां पर फिजिंग साउंड के साथ में जो है एक गैस बाहर निकलती है, और यह जो गैस है, यह गैस जो है वह क्या है, यह गैस जो है हाइड्रोजन गैस होती है। और जब यहां पर यह जो जिंक है, यह जिंक इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, तो यहां पर बबल के फॉर्म में जब गैस बाहर निकलती है तो हमें यह भी देखने के लिए मिलता है कि जिंक के जो ग्रैन्यूल है यह थोड़े से हल्के होकर इस लिक्विड के सरफेस तक आने की कोशिश करते हैं और वहां से बुलबुलों के साथ में जो है गैस बाहर निकलती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब जिंक की रिएक्शन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में होती है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। और इस केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट यह होता है कि यहां पर जिंक सल्फेट एज ए सॉल्ट के फॉर्म में बनता है और साथ में यहां पर जो H2 गैसेस है, H2 गैस है, यह बाहर निकलती है। अब यहां पर हमें यह कैसे पता चल रहा है, यहां पर हमें कैसे पता चल रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो यहां पे दो ऐसे इंडिकेशन है जिनके थ्रू हमें पता चल रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो है इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। और यह क्या है? पहला, डू रिमेंबर H2 गैस का बाहर निकलना, द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, एंड द सेकेंड द प्रोडक्शन ऑफ हीट और हीट जनरेशन, है ना। यदि जब हम इस फ्लास्क को अपने हथेलियों से, अपने पाम से टच करेंगे, तब हमें क्या पता चलता है कि पूरा जो फ्लास्क है वह अपने आप गर्म हो गया है। क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि याद रखना है हमें कि जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, तब यहां पर जो है जिंक सल्फेट एज ए सॉल्ट के रूप में फॉर्म होता है, यहां पे गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और जब यह दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो वहां पर हीट भी इवॉल्व होती है, और हीट इवॉल्व होने के कारण ही यह जो फ्लास्क है यह आपको छूने में क्या है, यह गर्म होगा। तो यहां पर अभी हमने जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में की। सोचिए कि यदि इस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो क्या होगा? याद रखना है हमें कि यह भी रिएक्शन ऐसी ही होती है, बस यहां पर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में चेंज आ जाता है। वह प्रोडक्ट क्या है? वह प्रोडक्ट होता है, वह प्रोडक्ट बनता है जिंक क्लोराइड। जब हम लोग जिंक ग्रैन्यूल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करते हैं, तब यहां पर हमें जिंक क्लोराइड एज ए सॉल्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और यहां पर भी हाइड्रोजन जो गैस है वह इवॉल्व होती है ना। और यहां पर भी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका पता हमें हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन और हीट जनरेशन से ही हमें पता चलता है।